हेलो फ्रेंड्स। वन्यजीव प्रबंधन के संबंध में कानूनी प्रावधानों पर मैंने एक सीरीज चला रखी है, लेकिन दिनांक 3 अप्रैल 2022 से मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यात्रा पर चला गया था, इसलिए करीब 1 माह तक इस संबंध में मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि मैंने मेरे इस यात्रा की वृत्तांत के वीडियो बना करके और YouTube में पोस्ट किए हैं, लेकिन मेरे कई वन मित्रों ने वन कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए, वीडियो पोस्ट करने के लिए कई संदेश भेजे, लेकिन ये यात्रा इतनी दुर्गम और व्यस्त थी कि मैं वन कानून के संबंध में वीडियो बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाया। अब मेरी ये यात्रा पूर्ण हो गई है। अब मैं वापस वन्य जीव प्रबंधन के संबंध में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो प्रावधान दिए हुए हैं उसके बारे में वापस सीरीज शुरू कर रहा हूँ। 1 माह की लंबे अंतराल बाद में उम्मीद है आप इसे उसी उत्साह से देखेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के प्रेरित करेंगे, ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन का लक्ष्य पूर्ण हो सके और मुझे आगे इस संबंध में उत्साह मिल सके और मेरा उत्साह बना रहे। तो अब शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने वन्य जीव संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों के संरक्षण के बारे में बात की थी कि वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए उनके आश्रय स्थल, जिसमें स्थान, भोजन, जल, आश्रय आदि का संरक्षण करना आवश्यक है। तो इसके लिए इस अधिनियम के तहत क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के प्रावधान दिए गए हैं, जिन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। इन प्रोटेक्टेड एरियाज में अभयारण्य या सेंचुरी क्षेत्र प्रथम स्थान पर आता है। तो सेंचुरी की परिभाषा क्या है? इसके लिए हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 226 में सेंचुरी की परिभाषा के प्रावधान देखते हैं, जिसके अनुसार ऐसा क्षेत्र जो इस अधिनियम के चैप्टर 4 के प्रोविजंस के अधीन अभयारण्य या सेंचुरी के रूप में नोटिफाइड किया गया है, या इस अधिनियम की धारा 66 की उपधारा 4 के तहत जिसे डीम्ड सेंचुरी माना गया है, ये क्षेत्र अभयारण्य कहलाते हैं। तो वर्तमान में कानूनी प्रावधानों के अनुसार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत ऐसे क्षेत्र जो आरक्षित वन से भिन्न हो या क्षेत्रीय सागर खंड से भिन्न हो, जो वन्य जीव या उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रयोजन के लिए
पर्याप्त रूप से इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, जूलॉजिकल और नेचुरल फ्लोरा और फौना का महत्व रखते हैं, ऐसे क्षेत्रों को अभयारण्य घोषित करने का आशय की अधिसूचना धारा 18 के तहत की जाती है। यह समझ में आ गया होगा कि जो क्षेत्र वन्य जीव और उसके पर्यावरण के संरक्षण, उसके संवर्धन या उसके विकास के लिए जियोमॉर्फोलॉजिकल, जूलॉजिकल, नेचुरल और वहाँ के फ्लोरा फौना के संबंध में जो क्षेत्र महत्व रखते हैं, उन क्षेत्रों को अभयारण्य घोषित करने का इंटेंशन धारा 18 के तहत अधिसूचित किया जाता है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में रिजर्व फॉरेस्ट या क्षेत्रीय सागर खंड सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, जब ऐसे क्षेत्रों का अभयारण्य घोषित करने का इंटेंशन की घोषणा अधिसूचित की जाती है, तो उस अधिसूचना में ऐसे क्षेत्रों की स्थिति और सीमा का विवरण दिया जाता है। सीमाएं कुछ सड़कें हो सकती है, नदियां हो सकती है, घाटियां हो सकती है या पहाड़ों की रिजेज हो सकती है। जो भी बोध गम्य सीमा जिसकी जानकारी हो सकती है, उसका विवरण अंकित किया जाता है कि भाई इस पूर्व में ये सीमा, पश्चिम में ये सीमा, उत्तर में ये सीमा, दक्षिण में ये सीमा के बीच जो क्षेत्र है उसको अभयारण्य घोषित करने का आशय राज्य सरकार रखती है। जब इस प्रकार की अधिसूचना द्वारा किसी विशेष क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का आशय अधिसूचित कर दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को उस क्षेत्र की भूमि का अर्जन और भूमि से संबंधित अधिकारों का अर्जन राज्य सरकार द्वारा किए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है कि भाई अब ये सूचना घोषित कर दी है कि इस क्षेत्र को हम अभयारण्य घोषित करेंगे, तो उस क्षेत्र से संबंधित जो भी लोग हैं जिनका उस क्षेत्र की भूमि पर अधिकार है या भूमि से संबंधित अधिकार है, तो उस भूमि के अधिकारों और भूमि से संबंधित अधिकारों के अर्जन की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दी जाती है। और जब भूमि के अधिकार और भूमि से संबंधित जो भी अधिकार है उनके दावों का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया जाता है, या ऐसे क्षेत्र जो रिजर्व फॉरेस्ट की सीमा में आते हैं या क्षेत्रीय सागर खंड की सीमा में आते हैं, जो वन्य जीव और उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए महत्व रखते हैं, तो वैसे क्षेत्रों को धारा 26A के तहत अंतिम रूप से अभयारण्य घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। यदि रिजर्व फॉरेस्ट या क्षेत्रीय सागर खंड की जमीन है तो उसके अंदर किसी का अधिकार होता ही नहीं है, क्योंकि वो जब रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाता है तब उनके अधिकारों का अर्जन पहले से कर लिया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट या क्षेत्रीय सागर खंड के अलावा किसी क्षेत्र विशेष को अभयारण्य घोषित करने का इंटेंशन जारी किया जाता है और उस क्षेत्र से संबंधित लोगों की भूमि पर अधिकार या भूमि से संबंधित अधिकार का अर्जन अंतिम रूप से कर लिया जाता है, तो उसके बाद धारा 26A के तहत ऐसे क्षेत्रों को अभयारण्य घोषित करने की अधिसूचना उस तारीख से जारी कर दी जाती है जिस तारीख से
अधिसूचना में अंकित होता है कि भाई इस तारीख से यह क्षेत्र अभयारण्य या सेंचुरी माना जाएगा। इस अधिसूचना में अंतिम रूप से घोषित किए गए अभयारण्य क्षेत्र की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, और जब एक बार ये अभयारण्य अधिसूचित हो जाता है उसके बाद उसकी सीमा में परिवर्तन राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया सकता। कोई राज्य सरकार राष्ट्रीय बोर्ड की अनुमति के बिना अंतिम रूप से घोषित की गई सेंचुरी की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और यदि क्षेत्रीय सागर खंड को अभयारण्य की अधिसूचना धारा 26A के तहत करनी है तो उससे पहले केंद्रीय सरकार की अनुमति राज्य सरकार को लेनी आवश्यक है। ये इनमें प्रावधान है। अब इसमें एक बात है कि जब धारा 18 के तहत किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का इंटेंशन अधिसूचित किया जाता है तो अधिसूचित करने के बाद धारा 18A के तहत उस क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के चैप्टर 4 की में अंकित प्रावधान जो अभयारण्य से संबंधित धारा है, धारा 27 से 33A के समस्त प्रावधान उस दिन से लागू हो जाते हैं। यानी कि इंटेंशन की अधिसूचना जारी होते ही धारा 27 से 33A के प्रावधान लागू हो जाते हैं। अब बात आती है कि जब तक उस क्षेत्र के लोगों की भूमि के अधिकारों और भूमि से संबंधित अधिकारों के अर्जन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक सरकारी अभिलेख के अनुसार उस क्षेत्र के लोगों के ईंधन, चारे या अन्य वन उत्पाद जो उनके काम आते हैं, उनके अधिकारों के अनुसार राज्य सरकारें उनको उपलब्ध करवाने की वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। बात समझ में आ गई कि धारा 18 के तहत इंटेंशन जारी कर दिया और धारा 27 से 33A के प्रावधान भी लागू हो गए और अभी तक उनके दावों का निपटारा नहीं हुआ। तो जब तक निपटारा नहीं होता है तब तक धारा 18A के तहत जो वहां लोग रह रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड में जिनका अधिकार है, उन लोगों को ईंधन, चारा और अन्य वन उत्पाद की उपलब्धता करवाने की वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यानी कि उस क्षेत्र से वे लोग ईंधन, चारा वगैरह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब ऐसे क्षेत्रों जिनका अभयारण्य इंटेंशन करने के आशय अधिसूचित हो चुका है, अब उसमें संबंधित लोगों की भूमि के अधिकार और भूमि से संबंधित अधिकारों के अर्जन की प्रक्रिया क्या होगी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आज है इतना ही। धारा 18 के तहत अभयारण्य घोषित करने का इंटेंशन की अधिसूचना जारी की जाती है और धारा 26A के तहत अंतिम रूप से सेंचुरी को घोषित करने की अधिसूचना जारी की जाती है। जब तक 26A की अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो तब तक वहां के लोगों को सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ईंधन, चारा और अन्य वन्य उत्पादन की वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यानी कि वहां के लोग धारा 18 की अधिसूचना जारी होने के बाद उस क्षेत्र में ईंधन, चारा वगैरह हटाने, काटने, लाने, पशु चराने का काम बंद कर देंगे। उनकी आवश्यकताओं की वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? मेरा अनुभव है इस मामले में जैसलमेर और बाड़मेर जिले में
डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से एक अभयारण्य है। उस अभयारण्य की अधिसूचना 1980 में हो चुकी थी। उस समय ये इंटेंशन की अधिसूचना और 26A के तहत अंतिम अधिसूचना का प्रावधान नहीं था, केवल धारा 18 के तहत अभयारण्य घोषित करने की प्रावधान था। और अभयारण्य घोषित हो जाने के बाद में उसमें जो लोगों की भूमि और भूमि के संबंधित अधिकारों के अर्जन की कार्रवाई की जाती थी। और ये भी लिखा था कि जब तक अर्जन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वहाँ के लोगों को ईंधन चारे की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी तब मैंने देखा था वहाँ कई गांव बसे हुए थे। 1980 के बाद में कई गुना वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, कई गांव बस गए। उन गांवों का कैलकुलेशन करते हैं तो पर व्यक्ति के लिए ईंधन की आवश्यकता और चारे की आवश्यकता की मैंने गणना की तो प्रतिदिन कोई टनों लकड़ी और चारा उस सेंचुरी में से लोग कंज्यूम करते थे, वो गणना करके और मैंने वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय को पत्र भेजा कि राज्य सरकार इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे, क्योंकि इतना ईंधन और इतना चारा इतने लोग जो सेंचुरी की सीमा के अंदर रहते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं, जो एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का काम है और वन्य जीवों पर भारी नुकसान होता है। तो कलेक्टर साहब ने मुझे वापस पत्र भेजा कि आपको जो भी प्रस्ताव भेजना है डीएफओ के मार्फत भेजे। शायद सही था, मैं तो उस समय एक रेंजर था, लेकिन हमारे डीएफओ साहब ऐसे थे कि वो इसको अदरवाइज ले बैठे और मेरे ऊपर और नाराज हो गए। और यह वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं हुई है और प्रतिदिन लाखों लोग जो सेंचुरी के अंदर निवास करते हैं वे उस क्षेत्र का चारा भी यूज करते हैं, क्योंकि वे मुख्यतः पशुपालक लोग हैं, भेड़ बकरियां के पालन करते हैं और अपने रसोई के लिए ईंधन भी इसी क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। चलो जो भी है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटेंशन घोषित करने के बाद में लोगों द्वारा किस प्रकार अपने अधिकारों के दावे पेश किए जाते हैं और सरकार द्वारा उन दावों का निपटारा कैसे किया जाता है। धन्यवाद।